नौजवान सभा का विलय किस सभा में किया था। एक नया प्रश्न डालने की कोशिश किया हूं और मैं बता दूं प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन भी है ये। मैं बता दूं आपको मेरे प्यारे विद्यार्थी कि भगत सिंह ने भारत नौजवान सभा जो था ये 1926 में बनाया था। तुम क्लियर कर समझ लीजिए, ज्यादा तेज आवाज में हम नहीं समझाएंगे, आराम से समझाएंगे। 1926 में भगत सिंह ने भारत नौजवान सभा बनाया। इसका उद्देश्य था भारत में समाजवाद का प्रचार करना। भारत में समाजवाद, समाजवाद मतलब सोशलिज्म, सोशलिज्म का मतलब ये होता है कि सभी वर्ग का विकास हो। समाजवाद और साम्यवाद में अंतर है, कम्युनिस्ट मत समझ लीजिएगा इसको। समाजवाद का मतलब होता है कि जो अमीर है वो अमीर रहे, उसकी संपत्ति नहीं छीनी जाएगी, लेकिन जो गरीब है उसे सुविधा देकर, सब्सिडी देकर, आरक्षण देकर, लाभ देकर उनको भी मुख्य धारा में लाया जाए, माने सबका ध्यान रखा जाए। मतलब ऐसा नहीं कि अमीर लोगों का, साम्यवाद क्या कहता है, कम्युनिस्ट क्या कहता है, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, अमीरों से अपना हक छीन लो, नहीं देता तो खून बहा दो, ये साम्यवाद है। कम्युनिस्ट है। सोशलिज्म ये नहीं कहता। सोशलिज्म का मतलब होता है कि जो अमीर है, रिच है, जो अपने मेहनत से अपने आप को रिचनेस तक पहुंचाया है, वहां उनको बढ़ने दीजिए आगे, लेकिन जो नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्वालिटी है, उनको इकोनॉमिक सपोर्ट दीजिए, उनको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट दीजिए और उनको भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए। वो समाजवाद कहते हैं। तो समाजवाद के प्रचार के लिए भगत सिंह ने बनाया था भारत नौजवान सभा। और भारत नौजवान सभा जब भगत सिंह ने बनाया तो उससे पहले एक संगठन बना था 1924 में, जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बना था कब? ये 1924 में बना था कानपुर में। मैं बता दूं आपको कि इसमें भगत सिंह नहीं थे। जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बना 1924 में, भी डेट लिख लीजिएगा, 1924 में बना। कहां बना? कानपुर में बना। जब बना ना एचआरए, तो उस समय भगत सिंह इसके मेंबर नहीं थे। एचआरए के लोगों को लगा कि भगत सिंह जैसे जोशीले नौजवान को इसमें अगर शामिल नहीं करेंगे तो एचआरए का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, तो भगत सिंह को शामिल करना जरूरी है। एचआरए के लोगों ने सोचा, तो एचआरए के लोगों ने प्रस्ताव दिया भगत सिंह को कि भैया इसमें आप शामिल हो जाइए, आप काहे अलग से पार्टी बना रहे भारत नौजवान सभा। तो भगत सिंह ने कहा कि मेरा भाई समाजवाद का विचार, उसका प्रचार करना है। तो बोला एचआरए के लोगों ने कि भैया समाजवाद का विचार हमारे यहाँ रख के कर लीजिएगा, हम रोकेंगे तब ना। तो ठीक है जी, हम कोई बात नहीं, हम इसमें अपना भारत नौजवान सभा को मिला देते हैं। भारत नौजवान सभा को भगत सिंह ने एचआरए में मिला दिया 1928 में। तब क्या बन गया? एचएसआरए, क्योंकि भगत सिंह के विचार शामिल हो गया। एस का मतलब सोशलिज्म, समाजवाद। भगत सिंह के समाजवाद को शामिल कर लिया गया। भगत सिंह यही चाहते भी थे कि हमारा समाजवाद का प्रचार हो। इनको क्या अलग पार्टी बनाने का मतलब था? तो भगत सिंह ने भारत नौजवान सभा का विलय हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में कर दिया था। एकदम कहानी के साथ पढ़िए पूरी, देखिए इससे ज्यादा अब क्या इसमें पढ़ना है, आराम से इसका आंसर कभी भी पूछा जाएगा, कर लीजिएगा आप। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में बना। इन दोनों को मर्ज करके, और कहां बना? दिल्ली में। ये बना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला खंडहर में। फिरोज शाह कोटला खंडहर में, कोटला खंडहर में। अलग समय एईडीओ का जो पोस्ट आया है शिक्षा विभाग में, मैं उसके करना मना है। जिंदगी में बहुत अड़चन आएगा, बहुत समस्या आएगा, लाइफ में कभी कभी लगेगा सब कुछ डिस्ट्रॉय होती है, आप उनसे दूरी बनाइए। यही सक्सेस पीछे कारण है कि मैं जानता हूं सिलेक्शन मोटिवेशन से ही होता है, पढ़ाई भी मोटिवेशन से होता है। विद्यार्थी पढ़ता खुद है, कौन टीचर कहता है जी कि हम सिलेक्शन दिला दिए? सब महाबेवकूफ आदमी है। शिक्षक कभी सिलेक्शन दिलाता, मोहंत बनते हैं आपके लिए, आप मोटिवेट करते हैं। पढ़ते तो आप खुद हैं, सिलेक्शन तो आप खुद लेते हैं। आप काफी होनहार हैं, आप नए युग के व्यक्ति हैं। मास्टर सूर्य सेन ने चटगांव शस्त्रागार हमला कब किया? आसान क्वेश्चन है, 18 अप्रैल 1930 को। 18 अप्रैल 1930 को मास्टर सूर्य सेन ने चटगांव, जो भी वर्तमान में बांग्लादेश में है, चटगांव बांग्लादेश में है, उस शस्त्रागार को लूट लिया था। इसलिए इनको 1934 में फांसी भी दी गई। मास्टर सूर्य सेन को फांसी कब दी गई थी? 1934 में। ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, रेगुलर लाइव क्लास होगी। एक बार सेशन को लाइक कर दो जितने लोग जुड़े हो। अब सेशन रेगुलर करेंगे हम, लेकिन आज मैं 7:15 में लिया हूं। अब मैं अपना शेड्यूल बदल दिया हूं, रात को नहीं लूंगा, शाम को 6 बजे तक लाइव में आ जाऊंगा। अब मैं ये पटना जिला है, वैसे ही पंजाब राज्य के अंदर भी कई छोटे छोटे टुकड़े थे। या मिस्र के राजा कौन थे? रंजीत सिंह। उनकी राजधानी थी लाहौर। राजधानी कहां थी? लाहौर थी, याद रखिएगा। रंजीत सिंह को शेरे पंजाब भी कहते हैं। शेरे पंजाब मैं बता दूं, वैसे लाला लाजपत राय को भी कहा जाता है शेरे पंजाब, या पंजाब का शेर लाला लाजपत राय को भी कहते हैं मेरे दोस्त, लेकिन शेरे पंजाब जो है रंजीत सिंह को भी कहते हैं। इनकी राजधानी लाहौर थी और इनकी जो आध्यात्मिक राजधानी थी वो अमृतसर थी। आध्यात्मिक राजधानी कहां था? रंजीत सिंह का अमृतसर। वही अमृतसर जहां पर गुरु अर्जुन देव ने क्या बनवाया था? एक गुरुद्वारा बनवाया था जिसका नाम था स्वर्ण मंदिर। जो हम लोग बोलचाल में क्या बोलते हैं उसको? स्वर्ण मंदिर बोलते हैं। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, एक गुरुद्वारा है। और मैं बता दूं कि इस गुरुद्वारा बनाने के लिए जो जमीन दी गई थी वो दी गई थी चौथे गुरु रामदास को। अकबर ने जमीन दिया था। भैया अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर बना है, उसको वहां स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए जमीन मिला था सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास को, अकबर ने डोनेट किया था। लेकिन उस पर जो स्वर्ण मंदिर बनाया वो बनाया गुरु अर्जुन देव, 5वें गुरु। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव थे, जिनको जहांगीर ने मृत्युदंड दे दिया था। क्वेश्चन आता है, सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड किसने दिया? मुगल शासक जहांगीर ने उनको मृत्युदंड दिया था। एक आरोप लगाकर आपने मेरे बेटे को भड़काया है। खैर जाने दीजिए। तो भैया लाहौर इनकी राजधानी थी, प्रशासनिक और आध्यात्मिक राजधानी माना जाता है रंजीत सिंह का अमृतसर। याद रखिएगा, अमृतसर पंजाब में है। ये वही अमृतसर है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड का क्या है भैया, एक वो है चश्मदीद है अमृतसर शहर। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को कहां हुआ था? अमृतसर में हुआ था। एईडीओ में एज रिलैक्सेशन मिलेगा क्या? एक बार मैं इस पर डिस्कस करूंगा। राजा राममोहन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया। 3 को भी याद रखो। क्या क्या याद रखोगे? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन रॉय 1828 में। 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। और 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। उससे पहले ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले। अगर बात करें राजा राममोहन रॉय की, तो राजा राममोहन रॉय की अगर बात करें मेरे प्यारे दोस्त, तो राजा राममोहन रॉय ने
पहली बार भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार की ओर कदम उठाया। इसीलिए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रणेता राजा राम मोहन रॉय को, एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हो 258 लोग हो, सेशन को लाइक कर दो और सेशन को शेयर कर दीजिए, हो सके तो अपने स्टेटस में भी लगा लीजिए ताकि अधिकतम लोगों तक बात पहुंचे। मैं लाइव आ गया हूं। चलिए भैया, भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने किया। राजा राम मोहन रॉय को क्या बोला जाता है? धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन का प्रणेता। मतलब कि धर्म में, समाज में जो बुराइयां थी उसको दूर करने के लिए पहला जो प्रयास किया, जो आवाज उठाया, वो राजा राम मोहन रॉय ने उठाया। उन्होंने इसके लिए 1815 में आत्मीय सभा बनाया। राजा राम मोहन रॉय ने 1815 में आत्मीय सभा बनाया। राजा राम मोहन रॉय ने 1817 में अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज बनाया। 1825 में राजा राम मोहन रॉय ने वेदांत कॉलेज बनाया। 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज बनाया। फिर से पढ़ लो, 1815 में आत्मीय सभा, 1817 में हिंदू कॉलेज, 1825 में वेदांत कॉलेज, 1828 में क्या हुआ? ब्रह्म समाज। इनके प्रयास से ही 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया। राजा राम मोहन रॉय के प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ 1829 में। एकदम याद कर लो, राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु 1833 में हुआ। कहां पर? ब्रिटेन के ब्रिस्टल में। ब्रिटेन में एक जगह है लंदन के पास, ब्रिस्टल, वहां इनकी मृत्यु हो गई और वहीं इनकी समाधि। क्वेश्चन आता है, एकमात्र धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन करने वाले व्यक्ति जिनका कब्र भारत में नहीं बल्कि लंदन के पास ब्रिस्टल में है, आंसर होगा राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय को पुनर्जागरण का पिता, नव जागरण का पिता भी कहा जाता है। भारत में समाज में, धर्म में जो अंधकार था, जो बुराइयां थी, इसको दूर करने का प्रयास इन्होंने किया। इसीलिए इनको नव जागरण, पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। आधुनिक युग का पिता कहा जाता है इनको। भारत में आधुनिक युग का पिता पूछा जाए तो भी राजा राम मोहन रॉय होगा। वैसे पुनर्जागरण की शुरुआत सबसे पहले यूरोप में हुआ, यूरोप में इटली में हुआ। लिख लीजिए, पुनर्जागरण की शुरुआत यूरोप में हुआ, इटली में हुआ। यूरोप में ही औद्योगिक क्रांति भी हुआ था, पर इंग्लैंड से हुआ था। औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत सबसे पहले यूरोप में भी कहा लंदन में, ब्रिटेन में हुआ। पूछा जाए किस देश में औद्योगिक क्रांति शुरू हुआ, तो ब्रिटेन में। और किस देश से पुनर्जागरण की शुरुआत हुआ? रेनेसा। पुनर्जागरण का अंग्रेजी बोलते रेनेसा। रेनेसा की शुरुआत कहां से हुआ? तो इटली से हुआ। और भारत में पुनर्जागरण की शुरुआत कहां से हुआ? बंगाल से हुआ। बंगाल में किससे हुआ? तो राजा राम मोहन रॉय से हुआ। याद रख लीजिए, राजा राम मोहन रॉय को धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन का प्रणेता कहा जाता है। इन्हें पुनर्जागरण का पिता, नव जागरण का पिता सब कहा जाता है। तब भुलाओ, आधुनिक युग का पिता भी कहा जाता है। आधुनिक युग का पिता भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इनका दो क्या था? मैगजीन भी था। एक मैगजीन का नाम था संवाद, संवाद कौमुदी, कौमुदी बांग्ला में, बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी था इनका एक मैगजीन की। दो पत्रिका, एक पत्रिका का नाम संवाद कौमुदी और दूसरी पत्रिका का नाम मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार दूसरी पत्रिका का नाम था। मिरातुल अखबार जो फारसी में था। किस भाषा में था? फारसी में। नोट कर लीजिए। राजा राम मोहन रॉय। बस सेशन को लाइक कर दो गुरु। मैं जानता हूं आज कम लोग जुड़े हैं तो लोगों को पता ही नहीं कि मैं लाइव आ रहा हूं। सेशन को लाइक कर दीजिए। और जिंदगी में मैं हमेशा बताता हूं, हारना नहीं है, हिम्मत रखना है। कौन कहता है कि चलनी में बर्फ नहीं जमता? कौन कहता है नहीं जमता? बर्फ जमने तक अपने आप को क्या कीजिए? पेशेंस बनाए रखिए। या फिर बहुत सारी ऐसे उदाहरण जीवन में हैं जिन्होंने सब कुछ खो दिया था, उसके बाद उन्होंने रिवाइव किया, सब कुछ खत्म हो गया था और उसके बाद उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया। केशव चंद्र सेन है, अगला नाम क्या है? केशव चंद्र सेन। ये भी प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे और ब्रह्म समाज से भी जुड़े हुए थे। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, ये रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी थे। इन्होंने तत्वबोधिनी सभा बनाया था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्या बनाया था? तत्वबोधिनी सभा। एनी बेसेंट की बात करें तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। साथ में होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। ये क्वेश्चन मैं सॉरी बोलता हूं, आया है बीपीएससी में कि होम रूल लीग आंदोलन के समय होम रूल लीग के प्रचार के लिए एक कौन व्यक्ति थे जिन्होंने बिहार का दौरा किया था? वैसे तो गांधी जी ने भी दौरा किया था, लेकिन एनी बेसेंट 2 बार बिहार आई थी। तो भैया ये क्वेश्चन आया हुआ है और मैंने डिस्कस नहीं किया था आपसे। हेलो, तो एनी बेसेंट नोट कर लीजिए सबके बारे में। तो मैंने बता दिया, अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन नहीं है। अच्छा शासन स्वशासन, कितना भी अच्छा शासन हो लेकिन स्वशासन का कोई बराबरी नहीं कर सकता। किसने कहा? स्वशासन, खुद प्रशासन, मैं खुद से शासन करूंगा, इसका बराबरी कितना भी अच्छा शासन हो जाए स्वशासन से बढ़िया नहीं हो सकता। यानी स्वशासन शब्द का प्रयोग किसने किया? या बोल सकते स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया? स्वराज शब्द, स्वशासन शब्द सब का प्रयोग महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही स्वशासन का भी प्रयोग किया, स्वराज का भी प्रयोग किया और कहा कितना भी अच्छा शासन हो स्वशासन के बराबरी नहीं कर सकता। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। नोट करिए, स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था मूल शंकर। इनको मथुरा में ज्ञान प्राप्त हुआ। जन्म हुआ गुजरात में लेकिन ज्ञान मिला उत्तर प्रदेश के मथुरा में। इनके गुरु थे स्वामी बिरजानंद। स्वामी बिरजानंद इनके गुरु का नाम था। इन्होंने 1862 में आगरा में, उत्तर प्रदेश के आगरा में अखंड खंडनी पताका फहराया था। 1862 में इन्होंने अखंड खंडनी पताका फहराया। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। यूट्यूब की ओर लौटो नहीं, किताब की ओर लौटो। मैंने क्या कहा? बुक्स पढ़ना होगा, पढ़ना पड़ेगा किताब। हम बोलते थे ना कि टेबल पर बैठ के पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ये बात समझते नहीं आप लोग। तो यूट्यूब पर मास्टर आके डायलॉग बाजी करता है, आप लोग पूरा झूम झूम के उसको 10-10 घंटा देखते हैं। आई बच्चा कर सकता है। आज अब मौलिक अधिकार आपको पढ़ने की जरूरत पड़े, फंडामेंटल राइट बेस्ट क्लास डालिए यूट्यूब में, फंडामेंटल राइट क्लास इन हिंदी। एक नहीं 100 क्लास आ जाएगा, जो बेस्ट है उसको देख लीजिए। आज कौन ऐसा चैप्टर है, कौन ऐसा टॉपिक है जिसका यूट्यूब पे बढ़िया वीडियो नहीं है? सबका है। यानी अब एक ऐसा युग आ गया जहां पर कोचिंग सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। जो जाके कोचिंग में हाव कर रहे हैं उनके पास पैसा होगा, कर रहे होंगे, लेकिन आप घर बैठे कोई टॉपिक ले लीजिए, घर बैठे आपको क्यों जाने आने का समय बर्बाद करना है? यूट्यूब दे देता है। मैं यूट्यूब को सैल्यूट करता हूं कि इस माध्यम से बच्चों तक एजुकेशन पहुंच रहा है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, खुद से भी बैठ कर टेबल पर पढ़ना पड़ेगा। कई बार मैं बात बोला हूं, बात आज नहीं बोला, मेरा खुद मैं चाहता बोलता मैं यार मैं यूट्यूब पर बहुत अच्छा पढ़ाता हूं और लॉटो का बिल्कुल मैं हमेशा बोलता हूं गुलशन भाई, मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी करना है, लेकिन जब आंदोलन के बाद कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। हम कंफ्यूजन करने के लिए लॉर्ड कर्जन भी डाले हैं और गांधी भी डाले हैं। बताइए किसने कहा था आजादी के बाद जब आजादी मिल जाए तो कांग्रेस पार्टी खत्म?
लेकिन कौन कहा था कि मैं जब भारत में जब तक हूं, कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मैं जब तक भारत में हूं कांग्रेस को खत्म होते देखना चाहता हूं। अगर ऐसा पूछे तब आंसर होता लॉर्ड कर्जन। मैं जब तक भारत में हूं कांग्रेस अपने पतन की ओर बढ़ रही है, मैं जब तक भारत में हूं कांग्रेस को खत्म होते देखना चाहता हूं। अगर यह सवाल पूछता तो आंसर होता लॉर्ड कर्जन। लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस खत्म हो जाए, गांधी जानते थे कि जो कांग्रेस पार्टी है ना, वो जानते थे गांधी जी कि आजादी मिलेगा तो पूरा क्रेडिट अपने को ले लेगा कि मैं कांग्रेस पार्टी में ही देश को आजाद दिलाया, और इस बहाने कई वर्षों तक सत्ता में रहेगी कांग्रेस, इसी बहाने करप्शन बढ़ेगा। गांधी जी जानते थे, इसीलिए कहे कि भैया आजादी के बाद कांग्रेस डिमोलिश कर दो, खत्म कर दो गुरु। लेकिन नेहरू जी कहे नहीं, कांग्रेस तो रहेगा गुरु। लगातार 1977 तक कांग्रेस की सरकार रही केंद्र में, आपको पता है ना, केंद्र में 1977 तक कांग्रेस की सरकार रही। 77 में पहली बार भारत में जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने पहली बार। सोचिए कितने साल शासन किया। गांधी जी का अनुमान सही था। दूसरा पॉइंट, एक क्वेश्चन और आता है, पहली बार किस राज्य में, कोई तो हो गया केंद्र में, क्वेश्चन जीके में बता रहा था, पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बना? 1977, मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। लेकिन अगर पूछा जाए किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी और कब बनी, तो 1957, 1957 में पहली बार केरल में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। लिख लीजिए, पहली बार केरला में कांग्रेस की सरकार चली गई और वामपंथ की सरकार बनी 1957 में केरल में। नोट कर लो भैया, सारा क्वेश्चन डिटेल में समझिए तो समझ में आएगा बात की है क्या। लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा? लॉर्ड रिपन को भारत, बहुत शानदार सवाल लाया हूं, लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा? का उदाहरण किसने कहा? बड़ी शानदार सवाल। एक नर्स थी जो अपना पूरा जीवन, एक नर्स थी जो अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में बिताती थी। उस नर्स का नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इनको लेडी विद लैंप भी कहा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक नर्स थी जिनका पूरा जीवन चला गया जन सेवा में। नर्स बनकर पूरे जीवन लोगों की सेवा की, इसीलिए इनका जन्म दिवस 12 मई को नर्स डे मनाते हैं, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस, इंटरनेशनल नर्स डे, नर्सिंग डे, इंटरनेशनल नर्सिंग डे कब मनाते हैं? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस 12 मई को मनाते हैं, इंटरनेशनल नर्सिंग डे मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय नर्सिंग दिवस मनाते हैं। इनके जन्मदिन पर इन्होंने ही भारत का उद्धारक कहा था, लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा। और मैं बता दूं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को हम लोग लेडी विद लैंप, लेडी विद लैंप भी कहते हैं। नोट करिए, क्वेश्चन आता है किस महिला को लेडी विद लैंप कहा जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्स थी, जीवन काल सेवा में लगा दी, इसीलिए 12 मई को नर्सिंग डे मनाते हैं। नोट कर लीजिए, ये वही लॉर्ड रिपन है, नोट कर लीजिए, ये वही लॉर्ड रिपन है जिनके समय में पहली बार नियमित जनगणना शुरू हुआ। जनगणना वैसे तो लॉर्ड मेयो के काल में शुरू हो गया था, लॉर्ड मेयो के काल में ही जनगणना शुरू हो गया था। 1872 में, 1872 में पहली बार जनगणना हुआ था लॉर्ड मेयो के समय। लेकिन पूछा जाए पहली बार नियमित जनगणना, रेगुलर सेंसस किसके काल में हुआ? लॉर्ड रिपन के काल में पहली बार। एक श्रम, एक जो लेबर है, लेबर के राइट्स के लिए बात किया किसने? तो भैया लॉर्ड रिपन ने। उसने फैक्ट्री अधिनियम बनाया, भारत का पहला कारखाना कानून। कारखाना में काम करने वाले मजदूर कितने घंटे काम करेंगे, कितनी सैलरी मिलेगी, कितना दिन छुट्टी मिलना चाहिए, कारखाना में काम करने वाले मजदूरों के लिए क्या बनवाया? कारखाना अधिनियम। भारत का पहला कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के काल में बना। और मैं बता दूं, इसी के समय में नगर निगम और पंचायती राज, यानी लोकल गवर्नेंस, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज नगर निगम की शुरुआत भी लॉर्ड रिपन के समय हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसके समय में इल्बर्ट बिल आया। इल्बर्ट बिल, नोट करिए, इल्बर्ट बिल में क्या था कि भैया भारतीय जज भी ब्रिटिश लोगों का मुकदमा सुन सकते हैं। उस जमाने में नियम था, ध्यान सुनिए, उस जमाने में नियम था कि भैया भारतीयों का मुकदमा सब सुन सकते हैं, यूरोप के जज भी, भारत के जज भी। लेकिन यूरोप के लोग यदि गलती करे भारत में तो उसका मुकदमा सिर्फ यूरोप के जज सुनेगा। यानी हम गलती करेंगे तो हमारे बाबूजी हमारा मुकदमा सुनेंगे तो न्याय मिलेगा। अरे भैया हम गलती करें तो हमारे बाबूजी मुकदमा सुनेंगे तो हमको न्याय मिलेगा कभी? तो ही था, यूरोप के लोग गलती करे तो यूरोप के जज मुकदमा सुनेगा, अब भारत के लोग गलती करे तो सब सुन सकता है मुकदमा। रिपन ने कहा कि नहीं, अब यूरोप के लोग भी गलती करेगा तो भारत के जज उसकी मुकदमा सुन सकता है। इसी को बोलते हैं इल्बर्ट बिल। लेकिन रह गया बिल, एक्ट नहीं बन पाया, क्योंकि रिपन का इस काम के लिए जब रिपन ने कानून बनवाने की बात कही तब रिपन के खिलाफ ब्रिटेन में बहुत बड़ा विद्रोह हो गया, जिसको श्वेत विद्रोह कहते हैं, व्हाइट रिवोल्ट कहते हैं। किसके काल में हुआ श्वेत विद्रोह? ब्रिटेन के अंदर। तो हो गया भैया रिपन के समय, रिपन डर गया और आगे ये कानून बढ़वे नहीं किया। इल्बर्ट बिल बिले रह गया। इल्बर्ट बिल किसके समय आया? लॉर्ड रिपन के समय। सिविल सर्विसेज में जो एज था लीटन ने घटा दिया था, 21 से 19 कर दिया था, रिपन ने उसको 19 से 21 कर दिया। कई सारे, इसके अलावा वार्नाकुलर प्रेस एक्ट जिसको लीटन ने लाया था, वार्नाकुलर प्रेस एक्ट, प्रेस को कंट्रोल करने के लिए कौन लाया था? लीटन ने लाया था। उसको खत्म किसने किया? तो लॉर्ड रिपन ने किया। इसीलिए इतना बढ़िया बढ़िया काम किए, इसीलिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इनको भारत का उद्धारक कहा था। तो 12 मई का डेट याद रखना। इस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी, क्योंकि वो आदमी अनपढ़ था। जो व्यक्ति राजा राम मोहन रॉय को राजा कहा वो आदमी खुद अनपढ़ था। जब कहीं बात करने के लिए जाना होता था किसी गवर्नर से, ब्रिटेन की महारानी से, तो किसको भेजता था? राजा राम मोहन रॉय को, जाइए ना बतिया लीजिए ना मेरी तरफ से। वो एक ऐसा राजा था जो बिल्कुल अनपढ़ था, उसका नाम था अकबर द्वितीय। बहादुर शाह जफर का पिता था, मतलब कि मुगल बादशाह में अंतिम नहीं बल्कि सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट, मतलब कि इसके बाद बना बहादुर शाह जफर, इसी का बेटा, वही अंतिम मुगल बादशाह था। तो अकबर द्वितीय को पढ़ा लिखा नहीं था इसने, तो जहां भी बात करना होता था अंग्रेज से राजा राम मोहन रॉय को भेजता था। इसीलिए राजा राम मोहन रॉय को कहा कि आप तो राजा हैं, हमारे तरफ से आप बात करते हैं। तो राजा राम मोहन रॉय में राजा किसने लगाया? अकबर द्वितीय ने लगाया। और अकबर द्वितीय कौन था? तो बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह का पिता था। कांग्रेस स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? आपको पता है, पूरी कहानी में हमेशा बताता हूं, 10 को फैक्ट बता दूंगा, उससे कोई फायदा नहीं है। अब बीपीएससी में पूरी कहानी जानना होगा, और पहले भी बताता था, फिर बता रहा हूं। असहयोग आंदोलन बंद हो गया था, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने बंद कर दिया था। बंद हुआ तो गांधी जी को जेल भेज दिया गया, लेकिन जेल से गांधी जी
अपना आदेश देना जारी रखें। उनका कहना था गांधी जी का कि कांग्रेस में रहिएगा तो सुन लीजिए, ब्रिटिश सरकार को कहीं से भी सहयोग नहीं करना है। मैंने असहयोग आंदोलन में ब्रिटेन की सरकार को जिस तरीके से हमने सहयोग नहीं किया, वैसे ही असहयोग आंदोलन खत्म हो गया तब भी उनको सहयोग नहीं करना है। मतलब हमारे वकील उनके कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हमारे टीचर उनके कोर्ट में पढ़ाएंगे नहीं, उनके स्कूल में पढ़ाएंगे नहीं, हमारे बच्चे उनके स्कूल में अंग्रेज के स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, हमारे सारे कर्मचारी जिन्होंने ऑफिस छोड़ दिया है फिर से ऑफिस नहीं जाएंगे, यहां तक कि विधानसभा का चुनाव होगा उसमें भी हमारे लोग चुनाव में भाग नहीं लेंगे। लेकिन कांग्रेस में उस जमाने में 2-3 लोग ऐसे थे जो चुनाव लड़ना चाहते थे। वो जानते थे कि अंग्रेज को हर जगह सहयोग नहीं करेंगे, हमारे कर्मचारी भारत के लोग अंग्रेज के ऑफिस में काम नहीं करेंगे, भारत के वकील उनके कोर्ट में नहीं जाएंगे, लेकिन चुनाव लड़के उनके विधानसभा में हम जाएंगे, तभी तो पता करेंगे कि मेरे खिलाफ वो कौन कौन सा साजिश कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल कहना सही था। बिल्कुल चुनाव लड़के जाएंगे, अगर हमारे खिलाफ कोई बिल पास करेंगे तो पहले ही उनके खिलाफ हम माहौल बना देंगे और उनको बिल पास होने नहीं देंगे। लेकिन गांधी जी इसके लिए तैयार नहीं थे। वो बोले नहीं, चुनाव भी नहीं लड़ना है। तब गांधी जी से अलग होकर, कांग्रेस पार्टी से अलग होकर कुछ नेताओं ने कांग्रेस स्वराज पार्टी बनाया। ये बनाया 1 जनवरी 1923 को, 1 जनवरी 1923 को बनाया और इसके संस्थापक थे पंडित मोतीलाल नेहरू, दूसरे थे चितरंजन दास। ये दोनों ने मिलकर किया। चितरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 को सिर्फ किस लिए? केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में भाग लेने के लिए। गांधी जी बोल रहे थे कि कांग्रेस में रह के आप चुनाव में भाग नहीं ले सकते। तो ठीक है गांधी जी, मैं बात आपकी मान लिया, हम कांग्रेस पार्टी से अलग एक पार्टी बना लेते हैं, तब तो भाग लेंगे ना। तो केंद्रीय विधानसभा के चुनाव होना था, उसमें भाग लेने के लिए 1 जनवरी 1923 को पंडित मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने कांग्रेस स्वराज पार्टी बनाया और इसमें विट्ठल भाई पटेल भी इसके नेता थे। बाद में जब केंद्रीय विधानसभा का चुनाव हुआ तो भारी बहुमत मिला, कांग्रेस स्वराज पार्टी को भारी बहुमत मिला और इस बहुमत के कारण ही केंद्रीय विधानसभा के पहला चुना हुआ अध्यक्ष कौन बने? विट्ठल भाई पटेल। लिख लीजिए, केंद्रीय विधानसभा के पहले चुने हुए अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल बने और एक इस पार्टी के थे, कांग्रेस स्वराज पार्टी। विट्ठल भाई पटेल वल्लभ भाई पटेल के भाई थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप का नामकरण किसको किया था? कौन सा द्वीप था भारत में जिस पर कब्जा कर लिया सुभाष चंद्र बोस ने, और कब्जा करके उसका नाम क्या रखा? शहीद द्वीप, और इसका नाम दिया स्वराज। अंडमान को शहीद और निकोबार को स्वराज द्वीप नाम दिया। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार पर कब्जा कर लिया और शहीद और स्वराज द्वीप नाम दिया। गीता, देखो सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत बातें बता चुका हूं। सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। पहली बार 1938 में गुजरात के हरिपुरा में, दूसरी बार 1939 में त्रिपुरी में, मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में। कांग्रेस पार्टी में 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने तो गांधी जी से इनका विवाद हो गया। इस विवाद के कारण कांग्रेस पार्टी से अध्यक्ष पद से भी इनको रिजाइन करना पड़ा। इसी को हम त्रिपुरी संकट कहते हैं। 1939 में हुआ। 1939 में जब कांग्रेस पार्टी से रिजाइन कर दिए तब इन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। लिख लीजिए, फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी छोड़ा और क्या बनाया? फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। नोट कर लीजिए, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, नोट कर लीजिए। इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ये पूछा है पेपर में, दिल्ली चलो का नारा किसने, क्वेश्चन आया ना जी, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो भैया पूछा है 71 बीपीएससी में, दे दिया इन्होंने। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं किसने कहा? तो भी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। साथ इनके किताब का नाम है इंडियन स्ट्रगल। सुभाष चंद्र बोस के पुस्तक का नाम है इंडियन स्ट्रगल। और नोट कीजिए लाइन और, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे चितरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चितरंजन दास थे और सुभाष चंद्र बोस को देश नायक रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखी? बस सेशन को लाइक कर दो गुरु। जितने लोग जुड़े हो हर दिन शाम को 6-6:30 बजे हम लाइव आ जाएंगे। किसी चैनल पे नहीं जाना, यही जनरल लाइव लेंगे और 7 बजे से 8 बजे 8:30 बजे तक हम एक मांडले जेल में बंद थे। आपको पता है ना, तिलक को 1908 में मांडले जेल भेज दिया गया था म्यांमार के। बर्मा जो प्राचीन काल में जो देश बर्मा था, आज उसको म्यांमार कहते हैं। म्यांमार में एक जेल है मांडले जेल, वहां भेज दिया गया 6 साल के लिए। उन्होंने गीता रहस्य लिखा। ऐसे इनकी और भी किताबें हैं। तिलक की एक किताब है गीता रहस्य। इनकी दूसरी जो किताब है वो किताब का नाम है आर्कटिक होम, आर्कटिक होम ऑफ वेदाज, आर्कटिक होम ऑफ वेदाज। इनकी किताबें भी है, नोट कर लीजिएगा। इनकी 2 पत्रिका है, एक पत्रिका का नाम है मराठा और दूसरे पत्रिका का नाम है केसरी। कई बार बता चुका हूं, मराठा अंग्रेजी में है और केसरी मराठी भाषा में है। मराठी भाषा में केसरी है और अंग्रेजी भाषा में मराठा है। इनकी 2 पत्रिका है। और याद रखिए, जब तिलक जेल गए 6 साल के लिए, 1908 में तिलक जेल रहे, 1908 से लेकर 1914 तक तिलक कहां रहे? जेल में रहे। जब तिलक जेल गए तो जर्मनी का एक विद्वान था मैक्स मूलर, सुने होंगे आप नाम। जर्मनी का एक विद्वान था मैक्स मूलर, बहुत फेमस विद्वान है। उसी ने कहा था कि वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य, वैदिक सभ्यता जो भारत में आया था, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता, जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए थे, एशिया माइनर से आए थे। ये बताने वाला पहला विद्वान कौन था बताइए? मैक्स मूलर, जर्मनी का रहने वाला था। जर्मनी बहुत शानदार देश है, वहां बड़े बड़े विद्वान, जर्मनी ने एक से एक विद्वान को जन्म दिया है। जर्मनी के ही कार्ल मार्क्स थे, पता है ना आपको? कार्ल मार्क्स जर्मनी के थे, मैक्स मूलर जर्मनी के थे। मैक्स मूलर ने ही कहा कि आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया से। लेकिन मैक्स मूलर ने तिलक के बारे में भी कहा। तिलक जब जेल गए तो कहा कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। क्वेश्चन आता है, किसने कहा कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में हमारी दिलचस्पी है? किसने कहा? तो आंसर होगा मैक्स मूलर, जर्मनी का रहने वाला था। इसी बहाने एक चीज और जान गए, कार्ल मार्क्स भी जर्मनी के थे। क्वेश्चन आता है, चलिए
तिलक के बारे में बहुत कुछ जान गए। इन्होंने भी एनी बेसेंट के जैसा होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया था। कहां शुरू किया? कर्नाटक के बेलगांव से। अप्रैल 1916 में, अप्रैल जब जेल से छूटे 14 में, तो अप्रैल 1916 में कर्नाटक के बेलगांव से इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया। आगे आइए, सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के कवि थे? सुब्रमण्यम भारती क्वेश्चन आता है, कई बार आया है, बहुत फेमस कवि हैं साउथ के। किस भाषा के कवि हैं? तो तमिल के हैं। सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के हैं? तमिल के हैं। आगे आइए, देखो ये थोड़ा सा गड़बड़ टाइप हो गया है, यहाँ पर एकेश्वरवाद होगा, ये गलती से टाइप हो गया गुरु। क्वेश्चन है एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद इसका समर्थन किसने किया? दुनिया में एक ही भगवान है, 10-20 भगवान नहीं है। किसने कहा एकेश्वरवाद? एकेश्वरवाद ब्रह्म समाज का था और राजा राम मोहन रॉय का सिद्धांत था। राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में, बताया हूं थोड़ी देर पहले, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में किया था और उन्होंने ही दिया था एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद के सिद्धांत अंग्रेजी में है मोनोथिस्ट, इनकी किताब भी था। राजा राम मोहन रॉय का एक पुस्तक था जिसका नाम था गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट। गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट क्वेश्चन है, आता है मोनोथिस्ट। मोनोथिस्ट का मतलब होता है एकेश्वरवाद। गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट नामक किताब किसने लिखा? राजा राम मोहन रॉय ने लिखा। गिफ्ट, इसको हिंदी में बोलते, इसी किताब का हिंदी है एकेश्वरवादियों को उपहार। एकेश्वरवादियों को उपहार, इसी किताब का हिंदी है गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट। ये किताब किसने लिखा? राजा राम मोहन रॉय, और अपने ब्रह्म समाज के विचार में भी शामिल किया। बाकी सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? मैंने बताया है, ज्योतिबा गोविंदराव फूले। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा गोविंदराव फूले। प्रार्थना समाज एनजी चंद्रावरकर, कई लोगों ने मिलकर के, एनजी चंद्रावरकर थे, महादेव गोविंद रानडे थे, कई लोग थे, केशव चंद्र सेन थे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले, बताओ, इनमें से ज्यादा सेशन नहीं लूंगा, लंबा 20 से 21 क्वेश्चन करूंगा। इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले, डेली लूंगा लाइव, जाना मत, 6 साढ़े 6 बजे शुरू करूंगा। उसमें देखिएगा, मैथ वाले सर का पेपर निकालिएगा जो सेशन लिए हैं, और क्वेश्चन जाके देखिएगा, मिला है। और चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1918, बताओ सबसे पहले कौन हुआ? चंपारण सत्याग्रह हुआ, मिला लीजिए। ईयर लिख दिया भैया। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? देखो थोड़ा सा हम साइंस भी ले आए हैं। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन बोले या मायोग्लोबिन बोले, लिख लो, उसमें आयरन पाया जाता है। लिखो मायोग्लोबिन, बोलो जहां लगे ग्लोबिन, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, क्या पाया जाता है? कौन सा तत्व उसमें पाया जाता है? तो लोहा। याद कर लो, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन में क्या मिलता है? लोहा। और जो किसमें पाया जाता है? रेड ब्लड सेल। भैया सेल के, खून के, ब्लड के कितने पार्ट? 3 पार्ट। ब्लड के कितना हिस्सा? 3 हिस्सा। रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन, व्हाइट ब्लड सेल में नहीं, रेड ब्लड सेल में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन, पूरे शरीर में ऑक्सीजन के संचरण का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन का मूल्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। और मैं बता दूं आपको कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो आपके अंदर कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो आपके अंदर कौन सी बीमारी हो जाती है? एनीमिया। इसीलिए कहते हैं कि जिसको एनीमिया हो जाए उसको पालक खिलाइए, मेथी खिलाइए, आयरन का टेबलेट खिलाइए, केला खिलाइए, ताकि चुकंदर खिलाइए, ताकि ब्लड में हीमोग्लोबिन मेंटेन हो जाए। नहीं तो भैया हीमोग्लोबिन में लोहा मिलता है, मायोग्लोबिन में लोहा मिलता है, और हीमोग्लोबिन किसमें मिलता है? तो लाल रक्त उसका रेड ब्लड सेल में मिलता है, लिख लीजिए। और व्हाइट ब्लड सेल जो होता है उसका काम क्या है? शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता। अगर व्हाइट ब्लड सेल आपके शरीर में खत्म हो जाए तो दुनिया भर की बीमारी आपके शरीर में लग जाएगा। कहते हैं जब एड्स होता है ना, एड्स नाम सुना, एक बीमारी है एड्स, असुरक्षित यौन संबंध या इंजेक्शन का प्रयोग करने से एड्स होता है। एड्स जो है व्हाइट ब्लड सेल को बनने नहीं देता, इसी कारण से एड्स कोई बीमारी नहीं है, व्हाइट ब्लड सेल को मार देता है। जिससे क्या होता है? 50 तरह की बीमारी शरीर में लगने लगता है, आदमी उस बीमारी से मर जाता है। खैर, ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन का कार्य है। जान गए कौन सी खाने से मिलेगा? जिसमें जिसमें आयरन है, खाइए उसको, हीमोग्लोबिन मेंटेन रहेगा। और चिंता नहीं करना है, चिंता करने से भी हीमोग्लोबिन कम जाता है, पता है ना? शरीर में चिंता, दुनिया का सबसे बड़ा बीमारी है चिंता। क्या होगा? कलेक्शन लेना है आप, यदि ईमानदारी स्ट्रक्चर क्या है? मोती जो होता है बना होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मोती का क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कोयला खदान में विस्फोट हो जाता है, इसके पीछे क्या कारण है बताइए? कोयला खदान में विस्फोट किसके कारण होता है? CO2 का मीथेन के साथ मिल जाना, उसके कारण विस्फोट होता है। मीथेन का हवा के साथ मिलना, इसके कारण विस्फोट होता है। ऑक्सीजन का एसिटिलीन के साथ मिलना, इसके कारण विस्फोट होता है, पूछ रहा है। कोयला खदान में अचानक विस्फोट हो जाता है, इसके पीछे क्या है? मीथेन का हवा में मिलना। आपको पता है मीथेन को क्या बोलते हैं? कीचड़ गैस, मड गैस। मड माने कीचड़ होता है। क्यों? जहां भी सड़ा गला चीज देखिए आप, देखिए पानी लगा है, पेड़ के पत्ता गिरा, सड़ गया, तो दुर्गंध कर रहा है, कौन सी का गंध है? मीथेन का गंध है। जहां कीचड़ देखो मीथेन गैस का गंध आएगा, जहां सड़ा हुआ चीज का आएगा समझ लेना मीथेन गैस है। हम मीथेन बहुत बढ़िया ज्वलनशील होता है। पहले जो गोबर गैस टंकी, पहले गोबर गैस से थे लोग लाइटिंग करते थे, भी खाना बनाते थे, क्या था? टंकी में आदमी का मल भी डाल दिया जाता था, गोबर कीचड़, अंदर से जो गैस बंद निकलता था उसी गैस से खाना बनता था। घर में लाइटिंग होती थी पुराने जमाने की बात, तो गोबर गैस में, जिसको लोग बायोगैस भी बोलते हैं, गोबर गैस को हम लोग बायोगैस भी बोलते हैं, उसमें क्या होता है? मीथेन होता है। याद रखिएगा, खाना पकाने के काम में आता है मीथेन, मीथेन गैस। हालांकि अब तो एलपीजी का उपयोग हो रहा है, मीथेन अब नहीं है। तो मीथेन और हवा के मिश्रण से, अब पता कीचड़ की बात की है तो मंगल ग्रह पर मिला है मीथेन। पूछा जाए हाल ही में कहां मिला है भारी मात्रा में मीथेन धरती के बाद? तो मंगल ग्रह पर। तब लोग कह रहे हैं कि मीथेन आया, इसका मतलब कहीं ना कहीं पानी होगा, कुछ ना कुछ सड़ा होगा। मीथेन कैसे मिल गया? मंगल ग्रह पर मीथेन मिला तो लोग अनुमान लगा रहे हैं कि जरूर यहाँ पानी होगा, कुछ सड़ा गला होगा, तबे मीथेन गैस बना। तो लोग कह रहे हैं मंगल ग्रह पर पानी खोजो, यहाँ जीवन हो सकता है। अब तो चांद पे भी लोग खोज रहे हैं। आगे आइए, हृदय कब आराम करता है? हमारा जो धड़कन है
धक 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 लब डब लब डब लब डब कितनी बार करता है? 72 बार। 1 मिनट में कितनी बार? 72 बार करता है लब डब। तो बताओ भैया हृदय कब आराम करता है? तो भैया कभी नहीं। हृदय आराम कर लिया तो गए काम से? नहीं। हृदय अगर आराम किया तो गए। सिरका, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं विनेगर, सिरका को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? विनेगर। विनेगर में कौन सा एसिड मिलता है बताइए? विनेगर में मिलता है एसिटिक एसिड। विनेगर में क्या मिलता है गुरु? एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड। दही में, दही में कहते हैं मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है तो इंसान थका हुआ महसूस करता है। या सीधे दही पी लीजिए तभी नींद आएगा? नहीं, दही पीने के बाद पूरे बॉडी में अकड़न, ये भैया सो जाना है। या तो खूब मेहनत कीजिए तब बॉडी में जहां तहां लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, या फिर दही पी के जमा कर लीजिए। जैसे भी हो मांसपेशियों में क्वेश्चन आता है किसके जमाव से इंसान थका हुआ फील करता है? तो लैक्टिक एसिड। याद कर लो। साइट्रिक एसिड में क्या होता है? नींबू में, नींबू में साइट्रिक एसिड मिलता है। टार्टरिक एसिड कहां मिलता है? इमली में। इमली में, नोट कर लीजिए। टार्टरिक एसिड इमली में, और मैलिक एसिड सेव में। मैलिक एसिड किसमें मिलता है? सेव में मिलता है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी इसका पीडीएफ आपके पास चला जाएगा। दिश धारा को प्रत्यावर्ती धारा में कौन बदलता है? बताइए। दिश धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने वाला यंत्र क्या है? ये पूछ रहा है। दिश धारा को प्रत्यावर्ती धारा में कौन बदलता है? बताइए। इन्वर्टर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमीटर, रेक्टिफायर। दिश धारा को प्रत्यावर्ती धारा में कौन बदलता है भैया? तो क्या होगा आंसर? रेक्टिफायर। ट्रांसफार्मर नहीं भाई, रेक्टिफायर बदलता है भाई। इन्वर्टर तो करता है एसी को डीसी में कन्वर्ट, पता है ना आपको? बैटरी चार्ज होता है ना जी। एसी को डीसी में कौन बदलता है? इन्वर्टर। और डीसी को एसी में रेक्टिफायर। भारत में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? देखो भूगोल भी आ गया। भारत में सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की। और सबसे छोटी गोवा की। अगर पूरे भारत में पूछे तो सबसे लंबी तटरेखा अंडमान निकोबार की है। गुजरात से भी ज्यादा अंडमान निकोबार की है। लेकिन भारत के मेन भूमि में पूछे तो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी और सबसे छोटी गोवा की। और गुजरात से भी ज्यादा किसकी है? अंडमान निकोबार की। और ऑप्शन में अंडमान निकोबार रहेगा तो अंडमान निकोबार आंसर होगा। चलिए आगे आइए। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अभी पूछा है, अभी क्वेश्चन बीपीएससी में आया ना जी। भूगोल तो बड़ी इजी पूछा है। किस नदी बसीन गंगा के बाद किसकी चौड़ाई ज्यादा है? तो गोदावरी की। सबसे लंबी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गोदावरी निकलती है कहां से? महाराष्ट्र के। गोदावरी निकलती है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक गांव से। नासिक जिले के त्र्यंबक गांव से। त्र्यंबक गांव, नोट कीजिए। महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक गांव से निकलती है गोदावरी नदी। गांव से निकलती है गोदावरी नदी और इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। आगे आइए। शिमला किस पर्वत में, पर्वत श्रृंखला में? शिमला जो है वो किस पर्वत श्रृंखला में है? भैया पहले तो बता दूं कि पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है। लद्दाख, तो लद्दाख में खुद है, लद्दाख बता देना खुद ही। नाग टिब्बा ये उत्तराखंड में है। तो बताओ धौलाधर हिमाचल प्रदेश में। बताओ शिमला कहाँ है? अब बताओ शिमला कहाँ है? भैया पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, लद्दाख लद्दाख में, धौलाधर पर्वत हिमाचल प्रदेश में, और नाग टिब्बा उत्तराखंड में। अब तो बता दोगे ना, शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। तो शिमला में क्या है? बस सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हो सेशन को लाइक कर दो, अपने स्टेटस में लगा लो। और हमारा सिट्टी के नाम से किसको जानते हैं? रेगूर मिट्टी के नाम से काली मिट्टी को जानते हैं। इसी को हम कपासी मिट्टी भी कहते हैं। रेगूर मिट्टी को काली मिट्टी या कपासी मिट्टी कहते हैं क्योंकि रेगूर मिट्टी में, काली मिट्टी में किसकी खेती होती है? कपास की खेती होती है। कपास की खेती। काली मिट्टी में किसकी खेती होती है? कपास। ऐसे और भी चीजों की खेती होती है लेकिन सबसे ज्यादा कपास की खेती होती है, इसीलिए काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। और लिख लीजिए, भारत में काली मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार महाराष्ट्र में है। सबसे ज्यादा काली मिट्टी कहां है? महाराष्ट्र में। और काली मिट्टी लिख लीजिए, काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहां है? महाराष्ट्र में है। नोट कर लीजिए। और काली मिट्टी में भारत में सबसे अधिक पानी को माने मेंटेन करने की क्षमता, सबसे ज्यादा समय तक, लिखिए भारत में एकमात्र मिट्टी कौन सी है जिसमें सबसे ज्यादा समय तक पानी को मेंटेन करने की क्षमता है? तो है काली मिट्टी। इसी कारण से इसमें कपास होता है। कपास पूछा जाता है काली मिट्टी में कपास क्यों होता है? आंसर क्या दीजिएगा? काली मिट्टी उपजाऊ है, ये नहीं देना आंसर। आंसर ये देना है कि काली मिट्टी में पानी को सबसे ज्यादा समय तक मेंटेन करने की क्षमता है। क्लियर है? इसीलिए काली मिट्टी में कपास होता है। लाल मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार तमिलनाडु में, लेटेराइट मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार केरल में, और जलोढ़ मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार यूपी में। काली मिट्टी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, लाल मिट्टी सबसे ज्यादा तमिलनाडु में, लेटेराइट मिट्टी सबसे ज्यादा केरला में, और जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। बिहार में कितने रामसर साइट हैं? बिहार में रामसर साइट, इसी को हम बोलते हैं आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं वेटलैंड। गोखुर झील जो है बिहार की सबसे बड़ी, गोखुर झील पूछे तो कांवर झील है। कांवर झील एक गोखुर झील है, ऑक्सबो लेक है कांवर झील। और कांवर झील क्या है भैया? बिहार का एक आर्द्र भूमि है, रामसर भूमि है। और दूसरा है नागी, और तीसरा है गुरु नकटी। नकटी, एक मिनट, तीसरा है नकटी। नोट कर लीजिए, ये दोनों जमुई में है, ये बिहार के जमुई में है। नोट कर लीजिए, नागी, नकटी और एक है कांवर झील। ये तीन है बिहार में आर्द्र भूमि। नोट कर लीजिए। रामसर क्या है? रामसर एक शहर है ईरान का। ईरान का एक शहर है जहां आर्द्र भूमि को बचाने के लिए सम्मेलन हुआ था 1972 में, 2 फरवरी को हुआ था। तो 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? आर्द्र भूमि दिवस। आगे आइए। बिहार में कितने स्थल को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? बिहार में कितने स्थल हैं जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया है? तो यह 2 स्थल, बोधगया, गया में, बोधगया में महाबोधि मंदिर, गया के बोधगया के महाबोधि मंदिर, और दूसरा नालंदा विश्वविद्यालय। महाबोधि टेम्पल
और महाबोधि मंदिर बोधगया और नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय, इसे क्वेश्चन भी आया है, एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन आया है कि नालंदा विश्वविद्यालय दोबारा कब शुरू हुआ, तो 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई लिखाई कब शुरू हुआ, ये क्वेश्चन आया है 71 बीपीएससी में 2014 में, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को में शामिल किया गया 2016 में। नोट कर लीजिए, तो बिहार के 2 स्थान है जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया है, एक महाबोधि मंदिर बोधगया और दूसरा नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय शुरू हुआ 2014 में और इसको यूनेस्को में कब डाला गया, 2016 में। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस की राजधानी, मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। चलिए इतना बात याद रखिए। आज का सेशन आपको कैसा लगा, एक बार सेशन को कभी हारना मत, एकदम याद रखना। मैं अपनी स्थिति में बताया